अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्म टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 दैट इज इंट्रो टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज़ को डिस्कस करेंगे। फुल चैप्टर डिस्कस करेंगे, जितना जल्दी हो सका इसको कवर करेंगे। अच्छा, एक और बात कि हमने ना ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 हमने एनालिटिकल केमिस्ट्री का किया था, वो आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट करें। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो आपको बर वक्त टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ऑर्गेनिक की अगर बात की जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्पेशली प्रेजेंट होता है। अब और हम हमारे पास जो कंपाउंड्स है ना, वो हम एक बेस पे उसको वो करते हैं। तो वो बेस क्या? सोर्सेज, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। यानी सोर्सेज की बेस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक दो कंपाउंड्स हैं। अब इनको अगर डिफ्रेंशिएट आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे कि भाई ऑर्गेनिक जो है वो प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं, जो आप देख सकते हैं मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। ठीक है। जो इनऑर्गेनिक है वो आपको मिनरल से मिलते हैं, यानी मिनरल ओरिजिन है उनका। ठीक है। ज़मीन वगैरह से, टेबल सॉल्ट हो गया, मार्बल, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इसकी बात करें ऑर्गेनिक, इसमें वेजिटेबल और एनिमल से जो है ड्राइव होते हैं, जिसमें एसिटिक एसिड हो गया, टार्टारिक एसिड जो ग्रेप्स वगैरह में प्रेजेंट होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए तो सिंपल डेफिनेशन क्या बनेगी कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करना जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि देखें कार्बन होना चाहिए वो हमारे पास ऑर्गेनिक होगा। जिस तरह हमारे पास एक फार्मूला है कार्बोनिक एसिड CO3 2 - 2। अब ये जो है हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है। कार्बन डाइसल्फाइड ऑर्गेनिक नहीं है। नीचे एग्जाम्पल्स दिए हुए, थायोसाइनेट जो है ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये जो है इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, इसलिए इनको इनऑर्गेनिक उसमें इंक्लूड करते हैं। अब सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी मेनली देखें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को या उसके डिफरेंशिएट उसके पार्ट्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेज। तो कौन कौन से सोर्सेज हम ये लॉन्ग में पार्ट बन के आ सकता है, तो स्पेशली फॉसिल रिमेन्स। अब फॉसिल रिमेन्स में कौन कौन से हैं? ठीक है। तो उसमें सबसे पहला जो है कोल। अब आपने याद रखना है कोल से 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है। ये शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में तो नहीं आएगा, लेकिन शॉर्ट में आ सकता है। तो इसकी वजह से इसके अलावा MCQs में आ सकते हैं। तो एक तो ये कि मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इसी से बनते हैं। ठीक हो गया। आगे इसके अलावा जो कोक, ये ना कोक और कोल तार जो है प्रोड्यूस करता है, जिससे आगे हम 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बनाते हैं। किससे? कोल तार से। तो आपने क्योंकि देख कोल तार इससे बनता है, तो कोल तार से आगे 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि टोटली 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्टली किससे बन रहे हैं? कोल से बन रहे हैं। ठीक है। उसके अलावा जो है ये कहाँ यूज़ होता है? ड्रग्स में, डाइज, फोटोग्राफिक डेवलपर्स एंड अदर इसमें सब प्रोसेस में यूज़ होता है। उसके बाद अगर देखें तो पेट्रोलियम, इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ब्लैक थिकी स्टिक। पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या है? ब्लैक थिकी स्टिकी लिक्विड सीप्स आउट ऑफ द ग्राउंड। ठीक है। ऐसा थिकी लिक्विड जो ग्राउंड से निकलता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। दिस लिक्विड इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। इसको क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम जो भी आप कह सकते हैं। पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन क्या है? और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना होता है। ठीक हो गया। तो यानी ये पेट्रोलियम के मेनली कॉन्स्टिट्यूशन यही है। MCQs आ सकता है। उसके बाद नेचुरल गैस जो वो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। अब लो बॉइलिंग क्यों कहते हैं? देखिए आपको पता है मीथेन होता है। मीथेन इतना लो बॉइलिंग होता है कि आप इसको जस्ट एनवायरनमेंट में रखें, ये आपके पास मतलब बॉयल हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है। तो जिससे हमें आइडिया होता है कि ये हाईली लो ऑर्गेनिक बॉइलिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें हमारे पास मीथेन में जो इसमें हाईली कंस्टिट्यूटेड मीथेन होता है, लेकिन स्मॉल अमाउंट में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसके बाद प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोसेसेस। पहला क्या था? फॉसल्स। अब दूसरा क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल से भी हमें मिलते हैं, जिस तरह मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल लाइक कार्बोहाइड्रेट जो हमें सेलुलोज, शुगर, स्टार्चेस, प्रोटीन, सिल्क, वुड, कैजिन। ठीक है। ये सारे के सारे विटामिन, हार्मोन्स, एक्वामिनी, अल्कोलाइड्स और विटामिन, परफ्यूम एटसेट्रा, ये सारे के सारे आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट से। अब व्हाट इज़ एल्कोलाइड? एल्कोलाइड ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें जो है आपके पास जो हार्मफुल होते हैं, जो इंसानी ज़िंदगी के लिए हार्मफुल होते हैं, लाइक क्वेनिन, मॉर्फिन, स्टायरीन। तो इनको हम जो है क्या कहते हैं? मॉडिफाई करके मेडिसिन में यूज़ तो करते हैं, बट दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन लिविंग। उसके बाद है पार्शियल टोटल सिंथेसिस। तो ये थर्ड प्रोसेस है, यानी 3 प्रोसेस से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। उनके 3 सोर्सेज हैं। पहला फॉसल फ्यूल्स था, दूसरा प्लांट्स एंड एनिमल, तीसरा क्या है? टोटल एंड पार्शियल सिंथेसिस, यानी खुद बनाना, अपने हाथ से बनाना। अब टोटल क्या है और पार्शियल क्या है? पार्शियल ये है कि भाई एक काम था 4 स्टेप में होता था, 1 2 3 इस तरह स्टेप वाइज होता था। मैंने क्या किया? मैंने एक प्रोडक्ट उसका है 3 स्टेप से उठाया, उसमें को 4 में कन्वर्ट कर दिया, यानी बीच में से उठा दिया। तो उसको हम क्या कहेंगे? पार्शियल। तो इसलिए कहते हैं इन दिस सिंथेसिस एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, यानी इंटरमीडिएट बीच में से आपको उठा लें। आफ्टर रिएक्शन यूज टू सिंथेसाइज रिक्वायर्ड प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल प्रिपरेशन ऑफ वेजिटेबल घी एंड। अब देखें हमने ये नहीं, हमारे पास ना हमने बनाना था वेजिटेबल घी। हमने क्या किया? हमने वेजिटेबल ऑयल को उठा के उसको वेजिटेबल ऑयल को जो है हमने बना दिया। अब आप ये कह लें वेजिटेबल घी को हमने कन्वर्ट कर दिया वेजिटेबल ऑयल में। ठीक है। तो
बल्कि ऑयल में नहीं होगा, मैं गलत बता रहा हूँ। वेजिटेबल ऑयल से आपने उसको वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट वेजिटेबल ऑयल जो है उसी को यूज़ करके वेजिटेबल घी बना रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप पहले स्टार्ट से करेंगे, वेजिटेबल ऑयल पहले बनाएंगे फिर आप वेजिटेबल घी बनाएंगे, नो, ऐसा नहीं कर रहे, आप डायरेक्ट वेजिटेबल ऑयल को उठा के वेजिटेबल घी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पार्शियल सिंथेसिस है। उसके बाद टोटल यानी स्टार्ट से एंड तक, स्टेप 1 से स्टेप 0 तक, यानी स्टेप 0 से स्टेप 4 तक जितने भी स्टेप टोटल है उन तक। इन दिस सेंस स्टार्टिंग मटेरियल इज कन्वर्टेड थ्रू मैनी स्टेप इनटू टारगेट मटेरियल, यानी 0 से स्टार्ट किया, स्टार्ट प्रोडक्ट जो था उसको आपने टारगेट जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था उसमें कन्वर्ट कर दिया। तो ये आप बस टोटल सिंथेसिस। एग्जांपल सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय होलर, रिएक्शन आपने लिखना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, देन जब आप इसको हीट करते हैं तो आप बस यूरिया फॉर्मेशन होता है। उसके बाद है फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, यानी इन प्रोसेस में भी यूज़ होता है, ठीक है। तो केमिकल फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन ये है कि भाई कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हुए कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनाना, जिस तरह के हम डिफरेंट जो है आप अल्कोहल वगैरह फॉर्मेशन करते हैं, यीस्ट फॉर्मेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, कंटेनर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देते हैं और उसके अंदर हम बैक्टीरियाज वगैरह डाल देते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, जिस वजह से वो मतलब कन्वर्ट हो है रिक्वायर्ड प्रोडक्ट में। इसी तरह बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी ऐसे मेथड का नाम है और फर्मेंटेशन उसका मतलब आप समझ ले बायोटेक्नोलॉजी फादर है, उसको नीचे जो ब्रांच है मेन मतलब स्मॉल ब्रांच वो आपके पास का जो है वो फर्मेंटेशन है। अब बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी इज यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए ह्यूमन लाइफ के लिए प्रोडक्ट्स को बनाना, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अब देखें आपके पास मतलब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वहाँ पे मतलब यूज़ करके डिफरेंट वो कन्वर्ट करते हैं, तो वो भी आपके पास एक बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। जेनेटिक जीन स्टडी में या जीन थेरेपी वगैरह उन सब में ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। फॉर्मेंटेशन की एग्जांपल दी हुई है, जिस तरह अल्कोहल फॉर्मेशन, विनीगर फॉर्मेशन, आपने एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा होगा तो उसमें ये चीज़ आपको कंफर्म मिल जाएगी। अच्छा, इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स प्रिपेयर फ्रॉम पेट्रोलियम, मीथेन, इथाइलिन, एसिटाइलिन, प्रोपीन, बेंजीन, टॉलविन, इथाइलिन, ये एमसीक्यूज़ में आ सकते हैं कि मेन प्रोडक्ट कौन से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो कोल एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, अभी जैसा कि मैंने आपको बताया था 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होता है, तो अब देखते हैं कि कैसे कौन से 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स होता है। कोल इज प्रोड्यूस बाय डिकिंग ऑफ ट्रीज। अब देखिए कोल कैसे प्रोड्यूस होता है, हमारे पास एक दरख्त था, सिंपल मैंने दरख्त या जानवर था, वो मर गया, मरने के बाद क्या हुआ कि वो पड़ा रहा, उसके बाद फिर बारिश पानी वगैरह उसके ऊपर ना मिट्टी की लेयर आ गई, बहुत सारे सालों के बाद बैक्टीरिया ने उसको खाया, वो किया, उसको डाइजेस्ट किया, उससे डिफरेंट कंपाउंड्स बने, तो इस तरह जो है कोल बनता है। ऐसे कोल नहीं होता कि भाई कोल ऊपर से गिरा और हमें मिल गया, नहीं, कोल ऐसे बनता है, ठीक है। और उसमें जो है इसको ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि वो ज़मीन के नीचे होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह इसको नहीं मिलती, मतलब यू कैन से दैट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो ये सब होता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि देखिए आपने एक कंपाउंड लिया, उसको बॉयल किया, बॉयल करने से उसके धुआं बना, वेपर बने, वेपर को आपने एक और ट्यूब में ट्रांसफ़र करके उसको दोबारा लिक्विड मतलब कंडेंस करके उसको दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, दैट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यही प्रोसेस होता है। अब डिस्ट्रक्टिव जो है उसको फिर डिस्ट्रक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है, सारा प्रोसेस दिया हुआ है। टेम्परेचर कितनी रिक्वायर्ड होता है, 500 to 1000 टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हैं, देन कन्वर्ट करते हैं कोक को डिफरेंट प्रोडक्ट्स में। कोल से आपने पहले क्या बनाया, क्रूड ऑयल, ठीक है, फिर अमोनिकल लिक्विड बनाया, अमोनिकल तार बनाया, कोक और कार्बन गैस ये सब बना के, उसके बाद आपने बेंजोल जो है क्रूड कॉयल को फर्दर वो करके उसके बेंजोल, कोयल गैस, साइनाइड एंड सल्फर कंपाउंड। अब आपने क्या किया, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन क्या कि आपने उसको गर्म किया और एक ट्यूब था आपके पास, बहुत बड़ा कंटेनर था जिसमें फ्रैक्शन बने हुए थे, फ्रैक्शन छोटा, फ्रैक्शन बड़ा ऐसे करते करते तो वो बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करके डिफरेंट उसमें कन्वर्ट हो गया और हमारे पास क्या बन गया, बेंजीन, टॉलविन, ज़ाइलिन, नेफ्थलीन, फिनोल, मैनी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको बस हेडिंग याद रखें। ऑर्गेनिक कंपाउंड बना कैसे होता है, स्पेशली कार्बन से बना होता है। कंबस्टन तो ये जो है जनरली कंबस्टेबल इन नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, जिस तरह मैंने आपको मीथेन का बताया था। सॉल्युबिलिटी जो है ये नॉन पोलर लिंकेज की वजह से सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक अल्कोहल, ईथर, बेंजीन वाटर में जो है लेस सॉल्युबल होते हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और वो लो है, जिसकी वजह से जो है ये इनको जितनी जल्दी से आप ये कह सकते हैं हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इनको डिकम्पोज करने के लिए। उसके बाद है जी थर्मल कंडक्टिविटी, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो कंडक्ट नहीं करता, इसलिए जो है ये इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। और ये मतलब पुअर कंडक्टर हैं, चाहे सोल्यूशन में चाहे जिसमें भी हो तब भी पुअर कंडक्टर हैं। सोर्स क्या होगा, देखिए आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया प्लांट्स एंड एनिमल होंगे। रेट ऑफ रिएक्शन वेरी स्लो होगा, क्योंकि ये इतने रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है, इनको हाई स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है। यूज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर शॉर्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको याद कर लें, आपने इसको हेडिंग याद कर लें, फूड, क्लॉथिंग वगैरह इनके हेडिंग याद कर लेनी है तो आपको याद होगा। इसमें कोई समझाने वाली चीज़ तो है नहीं जो मैं आपको समझाऊँ।
सो आई एम स्किपिंग दिस टॉपिक एज वेल, और जस्ट इसको आप कर लें, शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में अगर आ गया तो 6 से 7 पॉइंट आपको लिखने पड़ जाएंगे। तो इस वजह से आप इसको 5 से 6 या कोशिश करें 10 पॉइंट आपको सारा याद करें, 7 में से 10 पॉइंट तो आपको याद रहने चाहिए। 17 पॉइंट है, 17 में से 10 तो याद रहने चाहिए, अब इतना भी वो ना करें, ठीक है। उसके बाद है जी न्यू एलोट्रॉप ऑफ कार्बन दैट इज़ बकीबाल। तो इसके हवाले से बहुत सारे एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आते हैं। द फुल नेम ऑफ बकीबाल, इसका फुल नेम क्या है, फुल बकमिनिस्टर फुलरेंस, ये एमसीक्यूज में आएगा, ठीक है। अब इसका नाम क्यों ऐसे रखा गया था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बकमिनिस्टर था, उसने एक बिल्डिंग जो है वो बनाई मॉन्ट्रियल में, एमसीक्यूज आ सकता है। जो बिल्डिंग जो थी वो मतलब ऐसी शेप की थी बकी बॉल की तरह, तो इस वजह से इसका नाम बकी बॉल रखा गया। ये सेमी कंडक्टर है, कभी कंडक्ट करता है कभी कंडक्ट नहीं करता, लुब्रिकेंट के तौर पर यूज़ होता है, ठीक है। न्यू ग्रुप ऑफ एलोट्रॉप के फॉर्म में, कार्बन के फॉर्म में इसको हमने स्टडी किया। कार्बन इसमें स्पेशली 16 तक रेंज करते हैं, ठीक है। और ये जो है एक बॉल की तरह होता है, और आप ये कह सकते हैं हेक्सागोनल पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है। बस इसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दैट्स इनफ। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ऐसा ग्रुप जो फॉर एग्जांपल आप देखें घर है, हमारे घर में हमारे फादर जो है वो हमारे पूरे घर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी तरह किसी केमिकल कंपाउंड में कोई ऐसा ग्रुप जो पूरे केमिकल कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसकी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, दैट इज फंक्शनल ग्रुप। अ फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इज अ मॉलिक्यूल दैट गिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। जिस तरह अल्कोहल है, अब अल्कोहल में जो OH ग्रुप है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है, जो उसको पूरा बताता है कि भाई इसमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट, तो वो प्रॉपर्टीज़ यानी किसकी वजह से हैं, फंक्शनल ग्रुप की वजह से। फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है कि भाई हमें नेमिंग कर सकते हैं, इजीली जो है नेमिंग नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। दूसरा हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अब देखिए हमें अल्कोहल के 3-4 टाइप्स है, जो भी टाइप्स हैं उनको हम सिर्फ अल्कोहल की कैटेगरी में डालते हैं, जिससे प्रॉपर्टीज़ हमें आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर हम अलग अलग बैठने पढ़ने लग जाएँ तो बस फिर काम हो गया, कोई भी हम अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है एक और है इसका पॉलीफंक्शनल, यानी ऐसे और फंक्शनल ग्रुप जिसमें या कोई ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 3-4 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं, लाइक उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो, बाकी 3-4, तो उसके हम क्या कहेंगे, पॉलीफंक्शनल, ठीक है। तो ये उस हवाले से भी हमारी हेल्प करता है। उसके बाद है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जस्ट आपको फंक्शनल ग्रुप का पता होना चाहिए। अल्केन में कोई मतलब सिंपल आप ये कह लें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अल्कीन में डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड, अरीन जो है जिसको हम बेंजीन भी कहते हैं, ठीक है। ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है और इसमें जो है अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं। हालाइड RX, ठीक है, जिसको हम हैलोजन वगैरह उस हवाले से कहते हैं। अल्कोहल ROH, ईथर ROR, ठीक है, आपने इस तरह याद रखना। अमीन CNH2, ये सिंपली NH2 आप रख दें, ठीक है। निट्राइल जो है मिथाइल निट्राइल इसको कहते हैं, इसको साइनाइड भी कहते हैं, तो आपने दोनों नाम याद रखने। ये याद करने वाले नहीं है, एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, उस वजह से इंपॉर्टेंट है। थायोल SH, ठीक है। कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, बस यही कार्बोनाइल का। अगर एल्डिहाइड आ जाए तो C डबल बॉन्ड O के साथ H लग जाएगा, अगर कीटोन आ जाए तो दोनों साइड पे RR लग जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें आपके पास COOH, देखिए अब कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 ग्रुप आ गए, एक कार्बोनाइल ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी हाइड्रोक्साइड ग्रुप, 2 ग्रुप्स आ गए। इस तरह ईस्टर में जस्ट आप एक दोनों साइड पे R निकाल दें, H निकाल दें, R लगा दें। अमाइड कार्बोनाइल ग्रुप के साथ नेचुरल लगा दें। कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ क्लोराइड लगा दें। इस तरह कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ आप दोनों साइड बीच में ऑक्सीजन लगा दें, 2 कार्बोक्सिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन लगा दें, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड एनहाइड्राइड बनता है। उसके बाद होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ देखें, ये सीरीज़ है, मतलब आप ये समझ लें पहले हमारे पास मिथाइल था, फिर इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, एब्टाइल, तो ये जो एक सीक्वेंस जो है जिसमें हमारे पास तकरीबन डिफरेंस कितने का होता है, CH2 का होता है, और ये 114 AMU होता है। तो हम डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, होमोलोगस सीरीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 2 सक्सेसिव मेंबर ऑफ सीरीज़, यानी 2 सक्सेसिव मेंबर्स, मतलब मेंबर A मिथाइल फिर इथाइल, इनमें जो डिफरेंस होगा CH2 का होगा। अगर आप देखें नीचे एग्जांपल्स तो भी आप देख सकते हैं CH3 है, फिर CH2, फिर वो CH2 बढ़ता जा रहा है, बाकी कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर इसका एटॉमिक मास देखें तो 40 AMU होता है। तो इसके आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़ लें जस्ट वन टाइम, तो इंपॉर्टेंट होती हैं। जिसके बाद जनरल फार्मूला जो इनका वो भी सेम होगा, ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, जस्ट चेन लेंथ में इंक्रीज आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज होंगी क्योंकि चेन लेंथ चेंज हो रही है ना, ठीक है। उसके बाद CH2 का डिफरेंस होगा 14 AMU, सारी चीज़ आपको बता दी। डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट करना ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास, हम डिटेक्ट करना है कि भाई इसमें जो एलिमेंट गिवन है वो कौन सा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि भाई उसको ना उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। अगर कार्बन और हाइड्रोजन को टेस्ट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि कार्बन को हीट करते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ। कॉपर ऑक्साइड से जब आप इसको हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जो है उसमें कैल्शियम में, कॉपर में, प्योर कॉपर में। तो कार्बन डाइऑक्साइड को आप दोबारा रिएक्ट करवाते हैं सिंपल लाइमस्टोन के साथ। जो लाइमस्टोन मिल्की सोल्यूशन होता है ना, वो इसको कन्वर्ट कर देता है वाइट PPT में। तो हमें आइडिया हो जाता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन इसमें प्रेजेंट है। हाइड्रोजन टेस्ट करना उसका भी आपने उसको कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा देना है, H2O CO2 बन जाए, H2 के साथ रिएक्शन करवा देना है आपने। जो है ये
एक एनहाइड्रस जो है कॉपर सल्फेट के साथ, तो वो इसके साथ अटैच हो जाएगा, आपके पास ब्लू जो है वो सोल्यूशन बन जाएगा। पहले वाइट था, फिर वाइट से ये ब्लू बन जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि भाई जो है हाइड्रोजन प्रेजेंट है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर एंड हैलोजन। अब देखिए यहाँ पे लेजाइन सोल्यूशन हम बनाते हैं। अब रीज़न सवाल आएगा कि भाई लेजाइन सोल्यूशन हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि नाइट्रोजन, सल्फाइड्स और हैलोजन्स ये डायरेक्टली कभी डिटरमाइन नहीं होते, डिटेक्ट नहीं होते, इसलिए हम पहले एक लेजाइन सोल्यूशन बनाते हैं, उसको उसमें ऐड करके हम इसको कर सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नहीं कर सकते। लेजाइन सोल्यूशन बनाते कैसे हैं, उसके स्टेप्स हैं कुछ। आपने एक स्मॉल पीस कट करना है सोडियम मेटल का छुरी से, ठीक है। कट करने के बाद उसे एक टेस्ट ट्यूब में डाल देना, फ्यून ट्यूब में डाल देना, उसे गर्म करना है। जब गर्म करना है, इतना गर्म करना है कि पिघल जाए। जब पिघल गया तो फिर आपने क्या करना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आप वो करना चाहते हैं वो भी इसमें आप ऐड कर देंगे। फिर आपने दोबारा हीट करना है, इतना हीट करना है कि टेस्ट ट्यूब के जो नीचे बॉटम है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने उसको पैटी डिश में डालना है, जिसमें 20 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर होता है, जो कि आप के मतलब AC वगैरह से जो वाटर निकलता है ना, उसको डिस्टिल वाटर कहते हैं। इसमें डालेंगे। इसमें डालने के बाद आपने इसको फिल्टर कर लेना है, आपके पास लेजाइन सोल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है, ठीक है। देन आपने यूज़ करना है। अब नीचे अगर हम देखें ना, हमारे पास NaCN+C C+N। अब Na जो है यहाँ पे लेजाइन सोल्यूशन के तौर पे वो कर रहा है, या आप ये कह लें NaCN जो है यहाँ पे लेजाइन सोल्यूशन के तौर पे है। अब देखिए हम डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, इस वजह से हम लेजाइन सोल्यूशन को यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। इसका कोई काम नहीं है, मेनली काम है नाइट्रोजन टेस्ट का। हमने क्या करना है, हम क्योंकि हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, हम क्या करते हैं, लेजाइन सोल्यूशन कार्बन और नाइट्रोजन को डालते हैं। अब क्योंकि कार्बन का तो हमें पता ही है, लेकिन नाइट्रोजन को भी ऐड कर रहे हैं ताकि हमने डिटरमाइन करना है नाइट्रोजन को। हमने कार्बन से काम नहीं है, लेकिन हम कार्बन के बिना नाइट्रोजन को टेस्ट नहीं कर सकते। कार्बन इज़ कंपल्सरी, सो दैट्स वाई वी आर पुटिंग कार्बन देयर, ठीक है। अब क्या किया हमने, उसमें NaCN ऐड किया। NaCN में क्या करना है, फेरिक सल्फेट सोल्यूशन जो है आपने प्रिपेयर करना है। याद रखना है फ्रेशली प्रिपेयर हो, अगर पुराना होगा तो वो काम नहीं करेगा, फ्रेशली प्रिपेयर हो, ठीक है। ये करना है तो आप ये जो है आपके पास एक लिगेंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, और साथ में Na2SO4 बन जाएगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को दोबारा जब आप फेरिक क्लोराइड के सोल्यूशन के साथ ऐड करेंगे और HCl साथ मिलाएंगे, ठीक है, इसके कुछ HCl के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, तो जो आपके पास Na है वो रिप्लेस हो जाएगा Fe से, और आपके पास प्रूशियन ब्लू जो है कलर देगा। अब देखिए प्रूशियन ब्लू कलर किस चीज़ को इंडिकेट करता है कि भाई नाइट्रोजन प्रेजेंट है, MCQs आ सकता है। उसके बाद अगर रेड PPT बन जाए तो इसका मतलब क्या है कि भाई उसमें साइनाइड भी S भी मौजूद है। बस आपने ऊपर वाले रिएक्शन में S लगा देना, बाकी सारा वही है, ठीक है। उसके बाद सल्फर टेस्ट। अब देखिए सेकंड सल्फर टेस्ट में क्या करना है, लेजाइन सोल्यूशन। अब देखिए लेजाइन सोल्यूशन मैंने बनाया Na2S, Na क्यों लगाया, लेजाइन सोल्यूशन है, S लगाया S, ठीक है। क्या करना है, आपने एसिटिक एसिड के साथ का रिएक्शन करवाना है। एसिटिक एसिड रिएक्शन बन कर गया, तब हमारे पास गैस प्रोड्यूस, मेन हमारा काम है गैस प्रोड्यूस करना। गैस प्रोड्यूस की, उसके बाद हमें लेड एसीटेज के साथ इसका रिएक्शन करवाया। अब अगर आप यहाँ पे देखें CH3COO2 क्यों लिखा हुआ है, आपको पता है जो लेड होता है उसकी वैकेंसी 2 होती है, तो हम एक मॉलिक्यूल अटैच नहीं कर सकते, इस वजह से हम 2 मॉलिक्यूल अटैच करते हैं CH3COOH के, ठीक है। तो ये जब अटैच किए, रिएक्शन किया, हमारे पास PBS बन गया। PBS जो पहले इसका कलर था वो लेड एसीटेट पेपर ब्लैक, जो उसको मतलब ब्लैक कलर में कन्वर्ट करता है, जिससे हमें कन्फर्म होता है कि भाई जो है इसमें सल्फर प्रेजेंट है। उसके बाद अगर बात कीजिए हैलोजन टेस्ट, हैलोजन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली उसके लिए लेजाइन सोल्यूशन ऐड करते हैं, ठीक है। लेजाइन सोल्यूशन में आपने क्या करना है, जो अगर हम देखें यहाँ पे, उसके लिए आपने जो भी Na जो है लेजाइन सोल्यूशन है, उसके साथ जो भी हैलोजन वो ऐड करें, और साथ में AgNO3 आप ऐड कर दें। AgNO3 आप ऐड करेंगे तो आपके पास AgCl पर NO3 बनेगा। अगर क्लोरीन हुआ वाइट सोल्यूशन बनाएगा, अगर ब्रोमीन हुआ पेल येलो, अगर सोडियम हुआ आयोडीन हुआ तो डीप येलो। अब ये MCQs के वाले से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इनको ज़रूर याद कर लेना है, ठीक है। इसके अलावा जो NaCl होगा, यहाँ पे आपने देख लेना है, NaCl जो है वो NH4OH में वाइट PPT जो है वो सॉल्युबल होगा, ठीक है। और जो है क्लोरीन जो है वो येलो PPT वाला वो पार्शली सॉल्युबल होगा, और जो लास्ट वाला है, ठीक है, जो आपके पास आयोडीन है वो इनसॉल्युबल होगा NH4OH में। ये आपने याद रखना है साथ में, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास MCQs में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं, पैटर के हवाले से ओलियम और MCQs में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास MCQs वगैरह हैं, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो क्योंकि नमाज़ का टाइम होने वाला है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। एंड दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ मौजूद बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। वीडियो जरूर लाइक कर दिया करें, बड़ी मेहनत लगती है, बड़ा टाइम लगता है वीडियो बनाने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।